ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सतीक मानिया। और आज की क्लास में जो है वो हम लोग अपना मार्केटिंग का यूनिट कंप्लीट करने जा रहे हैं। एज इन कंप्लीट तो नहीं करने जा रहे, बट दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑफ ओ लेवल मार्केटिंग। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको बता दूं लास्ट क्लास में यानी पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में मार्केटिंग से रिलेटेड एक मिसकंसेप्शन है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलीव कि ये जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ यही होता है कि एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन। मैंने आपको बताया ये बिल्कुल गलत है। लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और सिर्फ प्रमोशन है, तो ये बिल्कुल गलत है। मार्केटिंग इज मच 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 मोर देन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया मार्केट शेयर क्या होता है, मार्केट शेयर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसको कैसे अफेक्टिव बना सकते हैं। अच्छा जी, आज हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अभी। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत दफा देखा है मैंने कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एंड दिस क्वेश्चन सिंपली मीन्स कि भाई, हाउ कैन अ कंपनी रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन। यानी अगर आपके पास एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक मार्केट है वो कंपेटिटिव है, एक मार्केट जो है वो कंपेटिटिव है, मतलब मार्केट के अंदर कंपटीशन ज्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट में कंपटीशन ज्यादा हो, ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट के अंदर कंपटीशन ज्यादा हो, तो कंपनी कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है इस ज्यादा कंपटीशन को। मतलब कंपनी ऐसा क्या कर सकती है कि वो इस ज्यादा कंपटीशन को, हाई कंपटीशन को, इंटेंस कंपटीशन को डील कर सके। यानी इन सिंपल वर्ड्स, देयर आर सो मेनी सेलर्स आउट देयर एंड you are one of them. Now, how do you do that you don't end up losing customers? Or what exactly do you do that you don't end up losing customers? ठीक है, तो आप ऐसा क्या करोगे कि आपका कस्टमर आपको छोड़ के ना जाए। तो पहली चीज यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू डेवलप गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर। यानी कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखो। अभी ईद आने वाली है, तो बहुत सारी कंपनीज क्या करेंगी, अगर ईद आने वाली है तो वो अपने कस्टमर्स के साथ क्या करेंगी, वो अपने कस्टमर्स को जो है वो गिव अवेज देंगी, केक भेजेंगी। डिपेंड करता है कस्टमर किस तरह का है। ईद कार्ड भेजेंगे, ईदी भेजेंगे। ठीक है ना, जब ईयर शुरू होता है बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपने कस्टमर्स को कैलेंडर्स भेजती हैं, गिव अवेज भेजती हैं बर्थडे के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे तरीके होते हैं, ये सारे तरीके होते हैं कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के। कस्टमर से फीडबैक लो, ठीक है ना, कस्टमर से फीडबैक लो, कस्टमर से बात करो, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सुनो, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो। ठीक है ना, बिल्ड अप रिलेशनशिप विद द कस्टमर। जब आपकी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप होगी तो कस्टमर आपको इतनी आसानी से छोड़ कर नहीं जाएगा। हाँ, अगर रैंडम कस्टमर होगा, अब आप खुद इमेजिन करो ना, अगर आप किसी कंपनी से सामान खरीदते हो, इफ यू आर एट वेरी गुड टर्म्स विद द बिजनेस, वहां के ओनर से आपकी बहुत अच्छी बात है, तो आप कंपेरेटर के पास नहीं जाओगे। आप बोलोगे यार इससे मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, सामान आ रहे हैं ना, ठीक है। यू वुड अवॉइड गोइंग टू अ न्यू बिजनेस, टू अ न्यू कंपनी। लेकिन अगर आपकी ओनर से कोई बातचीत ही नहीं है, यू आर जस्ट अनदर ऑर्डिनरी कस्टमर फॉर टू देम, या दैट्स जस्ट अनदर ऑर्डिनरी कंपनी टू यू, तो आप बोलोगे ठीक है यार, खैर हो गई, छोड़ के जा भी रहा हूं तो क्या मसला है, कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। रिलेशनशिप के बेसिस पर छोड़ के जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो क्योंकि सेंस ऑफ फेमिलियरिटी डेवलप हो चुकी होती है। सो अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, तो कंपनी इस ज्यादा कंपटीशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या कर सकती है। सबसे पहले कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाए, नंबर वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर टू, सिर्फ रिलेशनशिप अच्छा करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ रिलेशनशिप अच्छा करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रोडक्ट्स को इंप्रूव भी करना होगा। आपको प्रोडक्ट्स को इंप्रूव भी करना होगा। देखो, चाहे कितना ही अच्छा रिलेशनशिप हो आपका बिजनेस के साथ या ओनर के साथ या सेल्स टीम के साथ, एट द एंड ऑफ द डे
एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो फिर भाड़ में गई सारी रिलेशनशिप। आप बोलोगे प्राइमरी जो रीजन मैं मेरे इस कंपनी के साथ रिलेशनशिप है वो इसीलिए है क्योंकि मुझे प्रोडक्ट से वो यूटिलिटी मिल रही है जो मुझे चाहिए। सो यू नीड अ सेल फोन फॉर योर सेल्फ, आपको सेल फोन खरीदना है। अब आपकी टिम कुक से जितने भी अच्छे रिलेशनशिप हो ना, टिम कुक आपको पता होगा, सीईओ ऑफ एप्पल, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एप्पल, आपको एप्पल का फोन आपको लगता है उसकी बैटरी जल्दी खत्म होती है या वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है या वो गिर के टूट जाता है या वो स्लो है या उसका कैमरा अच्छा नहीं है, आपके जितने भी अच्छे रिलेशनशिप हो टिम कुक के साथ, यू वुड नेवर बाय एप्पल, आप सैमसंग खरीदोगे। आप बोलोगे ठीक है रिलेशनशिप अच्छा है तो है, मैं क्या करूं अब, रिलेशनशिप अच्छा है तो है, मैं क्या करूं, मुझे जब प्रोडक्ट ही सही नहीं मिल रहा तो मैं क्या कर सकता हूं। तो सिर्फ रिलेशनशिप बिल्ड करने से कुछ नहीं होता, कंपनी को प्रोडक्ट इंप्रूव भी करना होता है। ठीक है ना, कंपनी को अगर पता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी इश्यूज है तो उसको इंप्रूव करें। व्हाई डू यू थिंक हर थोड़े दिन बाद आपके फोन में अपडेट आती है, हर थोड़े दिन बाद अपडेट आती है, क्यों आती है? एप्पल अपने सॉफ्टवेयर को, अपने सिस्टम को, हर चीज को अपडेट करता रहता है। कोई ना कोई बग उसको पता लगता है कि यार ये इसकी वजह से फोन स्लो हो रहा है या ये वायरस आ रहा है या ये आ रहा है या वो आ रहा है, वो सबको रिमूव करता रहता है ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छा रहे। उसके बाद नंबर 3, जब भी कभी नया प्रोडक्ट बनाओ, जब भी कभी नया प्रोडक्ट बनाओ, हमेशा मेक श्योर करो कि उस नए प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर का फीडबैक इन्वॉल्व हो। तो फॉर एग्जांपल आपको पता लग रहा है, अगर एप्पल को पता है, अब देखो फॉर द पास्ट 3-4 इयर्स एप्पल क्या कर रहा है, एप्पल जो है वो बेर मिनिमम कंसर्न्ड है लोगों के फीडबैक के ऊपर। सैमसंग फोल्डेबल फोन्स बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, एप्पल बोलता है नहीं, मैं जो बना रहा हूं मैं वही बनाऊंगा। दैट इज रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू नीड टू टेक इन टू अकाउंट कस्टमर्स इंटरेस्ट। जब आप नया प्रोडक्ट बनाओ तो आप नए प्रोडक्ट बनाते वक्त ये भी देखो कि कस्टमर को क्या चाहिए है। अगर ये चीज आपने इंक्लूड नहीं की तो इवेंचुअली अगर आप कस्टमर के इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट ही नहीं बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने नया प्रोडक्ट बनाया और आप उसमें कंसिडर ही नहीं कर रहे कि कस्टमर को क्या चाहिए या कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, तो अगर आपने कस्टमर के इंटरेस्ट को इंक्लूड ही नहीं किया तो इवेंचुअली इट इट मींस दैट यूर इग्नोरिंग कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर करोगे तो फिर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को इग्नोर करेगा। तो जब भी कभी नया प्रोडक्ट बनने या बनने वाला हो या बन रहा हो, उसके अंदर कस्टमर का फीडबैक एज एन कस्टमर का इंटरेस्ट, यानी कोई चीज कस्टमर के हिसाब से होनी चाहिए। एन ऑब्वियस सी बात है, आपकी अगर कंपटीशन ज्यादा है, अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, आई रिपीट, अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, इसका मतलब देयर आर टू मेनी सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स है मार्केट के अंदर, है ना, मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर्स है। तो अगर मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर्स हैं तो इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइस वॉर। अगर मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर्स हैं इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइस वॉर। तो अगर प्राइस वॉर होगी यानी हर कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, हर कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। और जब बात कस्टमर अट्रैक्शन की आएगी तो हर कंपनी क्या करेगी, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस रिड्यूस। हर कंपनी क्या करेगी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, प्राइस रिड्यूस। जब हर कंपनी प्राइस रिड्यूस करेगी तो प्राइस रिड्यूस वही कंपनी कर पाएगी जिसकी कॉस्ट कम हो, प्राइस रिड्यूस वही कंपनी कर पाएगी जिसकी कॉस्ट कम हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको मार्केट में कंपटीशन को रिस्पॉन्ड करना है, अगर आपको मार्केट में कंपटीशन को रिस्पॉन्ड करना है तो आपकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, सो दैट आप कॉस्ट कम होगी तो आप प्राइस गिरा सकोगे, प्राइस गिरा सकोगे तो ही आप कंपटीशन को रिस्पॉन्ड कर पाओगे। अच्छा, तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मास मार्केट एंड नीश मार्केट। अच्छा, ये जो मास मार्केट है, नीश मार्केट है, ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब आप उसको बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप प्रोडक्ट्स को समझ सकते हैं कि वो मास मार्केट है या नीश मार्केट है।
मैं बच्चों को बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं। बेसिकली मास मार्केट और नीश मार्केट जो है वो कंपनी की इंटेंशंस होती है। क्या आप अपने प्रोडक्ट को मास मार्केट बनाना चाहते हैं या नीश मार्केट बनाना चाहते हैं? मास का मतलब क्या है? मास का मतलब है लार्ज स्केल। मास का मतलब क्या है? लार्ज स्केल। यानी मास मार्केट प्रोडक्ट्स रेफर टू दोज प्रोडक्ट्स जो कि जिनकी टारगेट मार्केट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कस्टमर्स है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट बाटा। अच्छा, पाकिस्तान का एक बहुत फेमस ब्रांड है बाटा, ठीक है। अब बाटा जो है, एवरीवन नोस कि इफ यू गो टू बाटा टुडे, बाटा इज अ मीडियोकर ब्रांड, सही है। ना बहुत महंगा है, ना बहुत सस्ता है, ठीक है जी। बाटा जो है, बाटा के अंदर जो प्रोडक्ट रेंज है, उसके अंदर जूता स्टार्ट्स फ्रॉम ₹500। ये बाटा की मैं आपको बता रहा हूं, ₹500 से शुरू हो रहा है। और उसकी मैक्सिमम रेंज होगी मेरे ख्याल में, आई सपोज 12,000। ये बाटा की मैक्स रेंज है, मैक्स। बाटा की इंटेंशन क्या है? बाटा की इंटेंशन ये है कि वो पाकिस्तान में हर किसी को अपना जूता बेचना चाहता है। बाटा की इंटेंशन ये है कि वो पाकिस्तान में हर किसी को अपना जूता बेचना चाहता है। यू गो टू एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मतलब छोटे इलाकों में भी जाओ आप, जो सबर्ब्स है ना सिंध के या पंजाब के, या यू डू एनी प्लेस इन पाकिस्तान, आपको हर इलाके में कहीं ना कहीं थोड़े डिस्टेंस पर बाटा का आउटलेट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो नहीं सकता कि आपको बाटा का आउटलेट ना मिले। क्यों? क्योंकि बाटा अपने चप्पल या जूते चाहता है कि उसका चप्पल जूता हर जगह बिके। बाटा की एक ख्वाहिश है कि हर कोई बाटा का जूता या चप्पल पहने। ये बाटा की ख्वाहिश है। तो जब बाटा की ख्वाहिश होगी हर किसी को बेचने की, तो उसको अपनी प्रेजेंस, अपनी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के हर एरिया में रखनी होगी, हर जगह रखनी होगी। सवाल यह है कि मास मार्केट क्या है? मास मार्केट बेसिकली refers to those companies that want to sell their product in large quantities. I repeat, मास मार्केट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटीज में बेचना चाहती हैं। और इससे बाटा से अच्छी कोई एग्जांपल नहीं है आपके पास मास मार्केट की, इफ यू लिविंग इन पाकिस्तान। आप कहीं भी चले जाओ, आई एश्योर यू, यू गो टू एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, वहां के शॉपिंग एरिया पे जाओ, उसके आसपास कहीं ना कहीं यू विल सी बाटा। डेफिनेटली यू विल सी बाटा। नॉट टू ब्रेक योर हार्ट, बट लेट मी टेल यू, वी मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ बाटा के, ओहो बाटा इतना बड़ा ब्रांड है, बाटा की हर जगह आउटलेट है। अनफॉर्चुनेटली बाटा इज नॉट अ पाकिस्तानी ब्रांड। बहुत अफसोस की बात है कि हम बचपन से बाटा देखते हुए आए हैं पाकिस्तान में, हर जगह बाटा 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 है, बट बाटा इज नॉट अ पाकिस्तानी ब्रांड। खैर, सो बाटा इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मास मार्केट वेयर इट वॉन्ट्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट टू एवरीवन एंड एवरीवेयर, ठीक है। अब मास मार्केट प्रोडक्ट्स यानी जो वो कंपनीज जिनका प्रोडक्ट मास मार्केट होता है, उसके कुछ एडवांटेजेस है। अच्छा जी, एडवांटेजेस क्या है? द सेल्स आर हाई। ऑब्वियस सी बात है, जब आप हर जगह हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे तो आपकी लार्ज क्वांटिटीज तो बिकेंगी। जब लार्ज क्वांटिटीज बिकेंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सेल्स तो हाई होंगी। अच्छा जी, एक चीज, आप जब लार्ज क्वांटिटीज में बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूस भी लार्ज क्वांटिटीज में करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना भाई? If you want to sell your product in large quantities, you will also have to produce in large quantities. अगर लार्ज क्वांटिटी में बेचना है तो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। और हम पढ़ते हुए क्या आए हैं?
जब भी कभी बिजनेस लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, जब भी कभी बिजनेस लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, ऑटोमेटिकली द बिजनेस बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब याद है ना? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये था, ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। एवरेज कॉस्ट गिरना याद है ना? हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, कि कैसे ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से एवरेज कॉस्ट गिरती है। उसमें हमने रीजंस पढ़े थे, परचेजिंग इकोनॉमीज, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, मैनेजरियल इकोनॉमीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब बिजनेस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, एवरेज कॉस्ट गिर जाएगी। जब बिजनेस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, एवरेज कॉस्ट गिर जाएगी। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि जो मास मार्केट प्रोडक्ट होते हैं वो बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं। बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से उनकी एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। अच्छा जी, उसके बाद रिस्क कैन बी स्प्रेड एज द बिजनेस विल सेल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, अब बाटा की जब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो बाटा की आपने वैरायटी देखी? बाटा कोई एक चप्पल थोड़ी बेच रहा है। बाटा जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहा है। फॉर्मल शूज, कैजुअल शूज, विमेन शूज, चप्पल, सैंडल, स्कूल शूज। आई एम प्रिटी श्योर, आई एम प्रिटी डेड श्योर कि बाटा हैज कैप्चर्ड द मार्केट सो वेल कि ज्यादातर स्कूलों में जो बच्चे जूते पहनते हैं, स्कूल शूज, दे कम फ्रॉम बाटा। एज फार एज आई रिमेंबर, मैंने तो अपने स्कूल में बचपन में सारे जूते जो थे वो बाटा से लिए। कैन आई स्टिल सी पीपल बाइंग स्कूल शूज फ्रॉम बाटा। तो बाटा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है। स्कूल शूज में काम कर रहा है, सैंडल्स में काम कर रहा है, फॉर्मल शूज में काम कर रहा है, विमेन शूज में काम कर रहा है, मेन शूज में काम कर रहा है, कैजुअल शूज में काम कर रहा है। ठीक है ना? बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसने निकाल दिए। फिर वो बेल्ट भी लेके आया, फिर वो शू केयर प्रोडक्ट्स भी लेके आ गया। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम करे, सारे मास मार्केट प्रोडक्ट्स हैं सारे। तो जो मास मार्केट कंपनीज जो होती है ना, इनका एक एडवांटेज ये भी होता है कि ये बहुत सारी वैरायटी लॉन्च कर लेती है। तो भाई जितनी ज्यादा वैरायटी लॉन्च करोगे, आपका रिस्क स्प्रेड हो जाएगा। रिस्क स्प्रेड से मतलब क्या है? रिस्क स्प्रेड से मतलब यह है कि रिस्क डिवाइड हो जाएगा। रिस्क डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मतलब, फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के जूते नहीं बिक रहे पूरा साल तो नहीं बिकते। स्कूल का जूता तो तभी बिकते हैं ना जब स्कूल खुलने वाले होते हैं। यू डोंट बाय स्कूल शूज एवरी डे, राइट? यू बाय देम वंस इन अ ईयर, जब स्कूल शुरू होता है। तो पूरा साल तो स्कूल का जूता बिकता ही नहीं है। बाटा बोलता है कोई बात नहीं, पूरा साल मैं सैंडल बेच लूंगा, चप्पल बेच लूंगा। अभी ईद आ रही है तो ना स्कूल शूज बिक रहे ना फॉर्मल शूज बिक रहे हैं। बाटा क्या बेच रहा है ईद के लिए? क्योंकि सब शलवार कुर्ता पहनते हैं, हमारा नेशनल ड्रेस है शलवार कुर्ता। तो बाटा आजकल क्या बेच रहा होगा? शलवार कुर्ते के साथ सैंडल्स एंड चप्पल्स। उसका डिवाइड हुआ हुआ रिस्क। ये नहीं तो ये बेचो, ये नहीं तो ये बेचो, ये नहीं तो ये बेचो। रिस्क डिवाइड कर लिया। कल को अगर बाटा का जूता बिकना बंद भी हो जाता है, बोलते कोई बात नहीं, सैंडल चप्पल बेच लूंगा, बच्चों के स्कूल के जूते बेच लूंगा। बात समझ आ रही है आपको मेरी? तो जितनी ज्यादा वैरायटी होगी, आपका रिस्क उतना डिवाइडेड होगा। देन, क्योंकि आप बहुत बड़े स्केल पर बेच रहे हो, बहुत बड़े स्केल पर बेच रहे हो, बहुत बड़ी मार्केट को टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास ठीक है, तो एक क्लास अपॉर्चुनिटी करो, ठीक बहुत है। ज्यादा है ग्रोथ की। किधर है दिखा? आपके किधर है पास दिखा? जो है वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है ग्रोथ की। अब आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, मैं आपको जरा समझाता हूं। देखो, ये जो मास मार्केट कंपनीज होती हैं, ये जितनी भी जो मास मार्केट कंपनीज होती हैं हमारे पास, मास मार्केट कंपनीज की जो टारगेट होती है वो लार्ज मार्केट है। ऐसे ही ना? बाटा किसको टारगेट कर रही है? बाटा को अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड समझाऊं, बाटा की जो टारगेट मार्केट है वो है लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास। अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है फॉर एग्जांपल, तो एटलीस्ट 15 करोड़ लोग जो है पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं। 15 करोड़। ये जो 15 करोड़ लोग हैं, ये बाटा की टारगेट मार्केट है।
जरूरी नहीं कि 15 करोड़ के 15 करोड़ लोग बाटा का प्रोडक्ट खरीदें। ये टारगेट मार्केट है, बाटा ने इनको टारगेट किया हुआ है, यानी बाटा इनको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। ये खरीदे नहीं खरीदे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट बाटा वॉन्ट्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स टू दीज 15 करोड़ पीपल। ये बाटा की टारगेट मार्केट है। टारगेट मार्केट का मतलब वो लोग जो पोटेंशियल है, जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। खरीदे ना खरीदे वो अलग बात है। तो मास मार्केट कंपनीज जो है, उनकी जो टारगेट होती है वो लार्ज मार्केट होती है। मास मार्केट कंपनीज की जो टारगेट होती है वो लार्ज मार्केट होती है। तो जब वो लार्ज मार्केट को टारगेट करेंगे तो उनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। अब आप इतनी बड़ी मार्केट को टारगेट कर रहे हो, बाटा अगर 15 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहा है, अगर 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 बाटा ने 1% लोगों को भी अट्रैक्ट कर लिया ना, अगर बाटा ने सिर्फ 1% लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, तो भी 15 करोड़ का 1% इस 15 लाख। 15 लाख ठक करके 15 लाख लोग आ जाएंगे बाटा के पास। हालांकि बाटा का शेयर इससे ज्यादा ही होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये है एडवांटेजेस ऑफ मास मार्केट। बट देन मास मार्केट के हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी। अच्छा जी, आप अकेले नहीं हो जो मास मार्केट पर है। आपको क्या लगता है मास मार्केट के लिए सिर्फ बाटा कंपीट कर रहा है? बहुत सारी कंपनीज है, गली मोहल्ले में जो दुकानें हैं। फॉर एग्जाम्पल कल को मैं मनियाज के नीचे एक दुकान खोल के बैठ जाऊं, मनिया शूज, और मेरा जो जूता हो, जो मेरा जूता हो वो भी बाटा की तरह 500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मनिया शूज के नाम से एक दुकान खोली, मेरा जूता 500 रुपए से लेके 12,000 तक। आई एम टारगेटिंग द सेम मार्केट एज बाटा। आई एम टारगेटिंग द सेम मार्केट एज बाटा। बाटा भी मास मार्केट पे जाना चाह रहा है, मैं भी मास मार्केट पे जाना चाह रहा हूं। हाँ, वो अलग बात है कि मेरी एक आउटलेट है, बाटा की 500 आउटलेट है, अग्रीड। लेकिन टारगेट मार्केट तो दोनों का सेम है ना, या नहीं? अगर मैं और बाटा बराबर, मेरी एक ही दुकान है, फॉर एग्जाम्पल तारिक रोड एक बहुत फेमस शॉपिंग एरिया है कराची का, मेरी एक ही दुकान है, एक आउटलेट है मनिया शूज की, मैंने तारिक रोड पे राइट नेक्स्ट टू बाटा खोली है, राइट नेक्स्ट टू बाटा। अब क्या सीन है? अब सीन ये है कि मैं कराची पाकिस्तान के हर एरिया में नहीं जा सकता, इतने पैसे ही नहीं है। लेकिन मैंने एक आउटलेट खोला है तारिक रोड पर बाटा के बिल्कुल बराबर में। कस्टमर बाटा के पास आता है, उसको चीजें समझ नहीं आती, वो मेरे पास आता है। मेरा कस्टमर बाटा के पास भी जा सकता है, बाटा का कस्टमर मेरे पास भी आ सकता है। वाई? बिकॉज वी आर बोथ बोथ फाइटिंग फॉर द सेम कस्टमर, लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास। मैं एक आउटलेट है ना, बाटा के 500 आउटलेट है, मैं 500 आउटलेट को कंपीट नहीं कर सकता, लेकिन एक आउटलेट को तो कंपीट कर सकता हूं, वो मैं कर रहा हूं। अब ये एक बिजनेसमैन है, ऐसे 5,000 और बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने बाटा के 5,000, सॉरी 500 आउटलेट पे आसपास दुकानें खोली हुई है। तो मास मार्केट के अंदर कंपीट करना मुश्किल है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो कूद जाती हैं। क्योंकि इतना लार्ज क्वांटिटी को आप केटर कर रहे हो, तो आप बोलो यार ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, कोई तो खरीद लेगा। अब तारिक रोड पे रोज के 10,000 लोग आते हैं शॉपिंग करने, फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले 10,000 लोग आते हैं तारिक रोड पे रोज शॉपिंग करने। अब मैंने एक दुकान खोली हुई है, मैंने बोला 10,000 लोग आ रहे हैं जो बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास को, एक बंदा तो आ जाए मेरे पास रोज 10,000 में से। तो अगर 10,000 लोग आ रहे, एक बंदा भी मेरे पास आ गया, तो मैं 30 दिन तक दुकान खोलूंगा, तो आई विल हैव 30 कस्टमर्स। टेंशन नहीं। अच्छा, इस तरह मेरी तरह सोच के और भी बहुत सारे लोगों ने दुकान खोली हुई। तो हमेशा याद रखो, हर बंदा मास मार्केट को, ज्यादातर जो दुनिया में कंपनीज है वो मास मार्केट को ही टारगेट कर रही होती है। बिकॉज एंटर होना आसान है, इतने सारे लोग हैं, आप बोले यार इतनी इतनी बड़ी मार्केट है, इतने सारे कस्टमर है जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक तो मुझे मिल जाएगा ना। तो इस तरह इस नियत से बहुत सारे बिजनेसेस खुलते हैं। तो मास मार्केट में हमेशा कंपटीशन ज्यादा होता है। बट देन अगेन, मास मार्केट के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन है तो सरवाइव करना भी मुश्किल है। सरवाइव करना मुश्किल है तो उसके लिए आपको प्रमोशन भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर इस जगह बंदा चप्पल खरीदने आ रहा है तारिक रोड पर, तो बाटा भी है, मैं भी हूं, मेरी तरफ 50 और दुकानें, वो तो किसी के पास भी जा सकता है, किसी के पास भी जा सकता है।
तो ऐसे केस में मुझे प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, सो दैट आई कन्विंस द कस्टमर। पहले तो मुझे इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे पास आओ, फिर जब वो आएंगे तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन का। बट देन अगेन, तीसरा डिसएडवांटेज, स्टैंडर्डाइज और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सो मे नॉट मीट स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स। अब आप मास मार्केट को केटर करने जा रहे हो। मास मार्केट का मतलब आप चाह रहे हो हर बंदा आपसे खरीदे। ऐसे केस में आप एक ही प्रोडक्ट बनाओगे और वो मेक श्योर करोगे सबको बेचो। अब आपको क्या लगता है, बाटा हर कस्टमर के लिए अलग जूता बनाएगा? बाटा 15 लाख जूते बेच रहा है भाई महीने के। बाटा क्या करता है, हर महीने एक नया डिजाइन लॉन्च करता है, उस नए डिजाइन के 15 लाख जूते बना देता है। स्टैंडर्डाइज डिजाइन बनाता है, वही अपने 500 के 500 आउटलेट पे रखता है, बेचता है। अगर बाटा बोले यार मैं हर दूसरे दिन बाद नया डिजाइन बनाऊंगा, या 15 लाख लोग हैं हर किसी के लिए एक नया डिजाइन बनाऊंगा मैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर बाटा कल को अनाउंस करे कि आई विल बी मेकिंग शूज ऑन ऑर्डर्स, तो 15 लाख लोग बाटा के पास आ जाएंगे, हमारा ऑर्डर ले लो, हमारा ऑर्डर ले लो। बाटा कैसे फुलफिल करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो सीन कुछ ऐसा है भाई कि ये जो मास मार्केट कंपनीज होती हैं, ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बनाती हैं, यानी एक ही प्रोडक्ट बनाती है, एक से तीन चार पांच डिजाइन बनाई और उसी को बेचती है सबको। हर किसी के लिए ये इंडिविजुअल ऑर्डर्स नहीं लेते, ले नहीं सकते, क्योंकि मास मार्केट में कस्टमर्स इतने ज्यादा है कि पॉसिबल नहीं है कि हर किसी का अलग ऑर्डर लिया जाए। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज नीश मार्केट। अच्छा, ये नीश है, प्लीज कॉल दिस एज नीश मार्केट। ये निकी नहीं है, ये नीची नहीं है, और ये नीच तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नीश मार्केट। अच्छा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नीश मार्केट होते हैं। अच्छा जी, नीश मार्केट का मतलब, नीश मार्केट का मतलब वो मार्केट के अंदर एक सेगमेंट को फोकस करते हैं। सो देयर आर कंपनीज दैट मेक नीश मार्केट प्रोडक्ट। नीश मार्केट का मतलब ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं या वो कंपनीज होती हैं जो लार्ज मार्केट के एक स्मॉल या स्पेशलाइज सेगमेंट को फॉलो अप करती है, टारगेट करती है। मतलब, नहीं समझ आई? समझाता हूं। लेट्स से शू मार्केट है ना, जूतों की मार्केट छोटी है बड़ी है? बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ लोग रहते हैं तो एवरीवन वेयर शूज, तो जूतों की मार्केट तो बहुत बड़ी मार्केट है। अब इस बहुत बड़ी मार्केट में बाटा फोकसेस ऑन whom? मिडिल एंड लोअर क्लास। बाटा किसको फोकस करता है? मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को, एंड ऑल्सो लेट्स से रिच क्लास को। रिच, ये बाटा की मार्केट है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, इसी मार्केट के अंदर, शू मार्केट के अंदर, वी हैव ब्रांड्स लाइक एलवी, गुची, प्राडा। हु डू दे फोकस? दे फोकस ऑन सुपर रिच, या आप कह सकते हो दे फोकस ऑन एलीट। ये अमीर तरीन लोगों को फोकस करते हैं। इनका एलवी का जूता स्टार्ट फ्रॉम 2.5 लाख रुपए, 250,000 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। जूता बाटा भी बेच रहा है, जूता एलवी भी बेच रहा है। फर्क ये है, फर्क ये है कि बाटा जो है वो बहुत अमीर, बाटा जो है वो पाकिस्तान की एक मेजर पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है। एलवी, गुची, प्राडा उसी लार्ज पॉपुलेशन में से एक सेगमेंट, सुपर एलीट लोगों को फोकस कर रहा है। तो एलवी, गुची, प्राडा इज अ नीश मार्केट प्रोडक्ट, बाटा इज अ मास मार्केट प्रोडक्ट, ठीक है। नीश मार्केट का मतलब ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो एक लार्ज मार्केट के अंदर एक स्पेशल सेगमेंट को पकड़ लेते हैं। जैसे जूतों की जो मार्केट है वो लार्ज मार्केट है, बाटा ने लार्ज मार्केट को ही पकड़ा है, मास मार्केट। एलवी, गुची, प्राडा ने इसी लार्ज मार्केट में से एक सेगमेंट यानी सुपर एलीट लोगों को पकड़ लिया।
नीश मार्केट। अच्छा, देयर आर सो मेनी टाइम्स बच्चा कंफ्यूज होता है। बच्चे का ये परसेप्शन है, बच्चे को ऐसा लगता है कि यार ये जो नीश मार्केट प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमेशा महंगे होते हैं। रॉन्ग। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हर बार नीश मार्केट प्रोडक्ट महंगा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स की मैं बात करता हूं। सॉफ्ट ड्रिंक्स की मैं बात करता हूं। पेप्सी, कोको कोला, इनकी टारगेट क्या है? मास मार्केट, है ना। लाखों करोड़ों लोग हैं, लाखों तो नहीं करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। तो कोको कोला, पेप्सी मास मार्केट। लेकिन पेप्सी ने इसी मास मार्केट के अंदर एक और नीश आइडेंटिफाई किया। वो लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहते हैं बट दे आर वेट कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस, दे आर डायबिटिक। तो उसने क्या लॉन्च कर दिया? डाइट पेप्सी। अब पैसों में कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसने नीश को फोकस कर लिया। वो लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहते हैं लेकिन डाइट कॉन्शियस है, वेट कॉन्शियस है, या फिर they cannot consume soft drinks because they're diabetic। मास मार्केट के अंदर एक छोटी सी मार्केट को पकड़ लिया। दिस इज नीश मार्केट। अच्छा जी, नीश मार्केट के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। नीश मार्केट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि स्मॉल बिजनेसेस आर एबल टू सक्सेसफुली कैप्चर नीश मार्केट। देखो, मास मार्केट में बहुत कंपटीशन है ना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जूते बेचना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सेल शूज। अब जूते बेचने के अंदर पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। बाटा है, हश पपीज है, एरोसॉफ्ट है, मतलब कितने सारे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मास मार्केट पे काम कर रहे हैं। अब अगर मैं अपनी जूते की दुकान खोलता हूं तो मैं कस्टमर को कैसे कन्विंस करूं कि आप बाटा, हश पपीज, एरोसॉफ्ट छोड़ के मेरे पास आ जाओ? बहुत मुश्किल है ना। कस्टमर पहले बोलेगा क्यों छोड़ के आऊं? तो मुझे उसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट पे, प्रमोशन पे। आपको याद है ना, हमने पढ़ा था एडवर्टीजमेंट प्रमोशन पे बहुत खर्चा होता है कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। तो कस्टमर को लाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन पे। नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा। अब मुझे बेचने भी जूते हैं। अब क्या करूंगा? तो मैंने एक आइडिया लगाया कि यार पाकिस्तान में देर इज नो ब्रांड, कोई ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करता जो शूज बनाए फॉर हैंडीकैप्ड पीपल, या वो लोग जिनके पैर में कोई डिफॉर्मिटी है। ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान में जूता बनाने वाली कोई कंपनी है ही नहीं। अब देखो, जूता लार्ज मार्केट, मैंने इसी लार्ज मार्केट के अंदर एक छोटा सा सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, पीपल हु आर हैंडीकैप्ड। कोई पाकिस्तान में ऐसा ब्रांड नहीं है जो हैंडीकैप्ड लोगों के लिए जूते बनाता हो। डिजाइन डिजाइन जूते, मतलब अच्छे डिजाइन वाले जूते हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, है ना। अब मुझे इसी लार्ज मार्केट में ये वाला ब्रांड नजर आया, गैप नजर आया। अब आपको क्या लगता है किस मार्केट में एंटर होना ज्यादा आसान है? हैंडीकैप जूतों की मार्केट में या मास मार्केट में कंपीटिंग विद बाटा? डेफिनेटली हैंडीकैप जूतों में एंटर होना जरूरी आसान है। तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए नीश मार्केट में एंटर होना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि यहां पर आप कोई भी ऐसा सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हो जहां पर कंपटीशन कम है या कोई है ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बाटा इन से लड़ने के बजाय अच्छा है आप छोटे से सेगमेंट में काम कर लो। ये एक बेनिफिट है। ठीक है। दूसरा, ये जो नीश मार्केट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ये क्योंकि स्मॉल कस्टमर्स पर फोकस करते हैं तो ये कस्टमर्स की नीड्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वैसे मैंने आपको हैंडीकैप जूतों वाली एग्जांपल दी ना। अब बाटा कल को अगर हैंडीकैप लोगों के लिए जूते बनाना शुरू कर दे तो बाटा उतनी अच्छी तरीके से केटर नहीं कर पाएगा जितना मैं केटर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ हैंडीकैप लोगों पे फोकस कर रहा हूँ और बाटा बहुत सारे लोगों पे फोकस कर रहा होगा। तो आई विल बी एबल टू मेक मोर और सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और बेटर सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स कंपेयर टू बाटा व्हेन इट कम्स टू हैंडीकैप मार्केट, बिकॉज वो मेरी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। बट देन अगेन नीश मार्केट के डिसएडवांटेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, क्या डिसएडवांटेज एग्जिस्ट करता है नीश मार्केट का? तो भाई नीश मार्केट बहुत स्मॉल मार्केट पे काम कर रहे हो आप, तो आपकी बहुत ज्यादा सेल्स आने की चांसेस कम है। अब मैं बाटा की तरह पाकिस्तान के हर एरिया में जो है वो जूतों की दुकान खोल के बैठ जाऊं एंड आई एम सेलिंग शूज फॉर हैंडीकैप पीपल, तो इतने हैंडीकैप लोग तो है ही नहीं भाई मार्केट में जितने मैंने आउटलेट खोल दिए।
तो एक फायदा नहीं है ना। तो मैं एक लिमिट तक ग्रो कर सकता हूं, बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं जा सकता। एक दूसरा, मैं लिमिटेड प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं, तो मेरा रिस्क स्प्रेड भी नहीं है। आई एम ओनली वर्किंग ऑन हैंडीकैप शूज फॉर हैंडीकैप पीपल। अगर लोगों को आइडिया पसंद नहीं आया तो माय बिजनेस विल फेल। बाटा के साथ ऐसा नहीं है। बाटा का प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो बाटा स्कूल के जूते भी बेच रहा है, चाहे सैंडल भी बेच रहा है, फॉर्मल शूज भी बेच रहा है, औरतों के चप्पल भी बेच रहा है। 10 किस्म की कैटेगरीज में काम कर रहा है। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, डिवाइड हुआ हुआ है रिस्क। ये नहीं बिका तो वो बिक जाएगा, वो नहीं बिका तो ये बिक जाएगा। मेरे पास तो इतनी सारी कैटेगरीज है ही नहीं, एक ही कैटेगरी में काम कर रहा हूं। चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली। तो माई रिस्क इज नॉट डिवाइडेड। तो ये है मेरे पास मास मार्केट एंड नीश मार्केट।